वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीएससी आरओ में मॉड्यूल वाइज पेड ग्रुप जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का चल रहा है, उसके साथ ही मॉड्यूल वाइज पेड क्विज भी करवाई जा रही है। इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं जीएस के मिक्स सब्जेक्ट के साथ। हम लोग इसका 4th पार्ट कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो निकटतम पड़ोसी देशों में चीन शामिल है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, ठीक है, श्रीलंका भी है, लेकिन जापान नहीं। जापान निकटतम पड़ोसी देश हमारा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम देश कौन सा है? समुद्र पार सबसे निकटतम बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो श्रीलंका में अभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पिछले मंथ नए बने हैं, ठीक है। वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वित्तीय आपातकाल वहाँ पे लग चुका है, कई सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम हमने करंट अफेयर में बताए थे। आप अगर याद कर पा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। हम्बनटोटा का एयरपोर्ट भी काफ़ी चर्चा में रहता है। हम्बनटोटा का एयरपोर्ट जो है श्रीलंका में है, ठीक है, और ये चाइनीज़ असिस्टेंट के साथ बना था। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये है त्रिपुरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश ही वो कंट्री है जिससे हम मैक्सिमम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। हम किस कंट्री के साथ मैक्सिमम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि अगर हम द्वीपों को और तट को एक साथ लिख देते हैं तो इसमें 4 हो जाते हैं, और अलग अलग लिखते हैं तो 5 होते हैं। गिवन ऑप्शन के हिसाब से एग्जाम में करिएगा। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद विशाल मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है, फिर तट है, फिर द्वीप है। अगर अलग अलग लिखें तट द्वीप को तो 5 हो रहे हैं, तट और द्वीप को एक साथ लिखें तो 4 हो रहे हैं। वर्तमान में जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर कौन सा सागर हुआ करता था? तो टेथिस सी इसका आंसर हो जाएगा। हिमालय जो भी बना खड़ा है वो टेथिस सी के मलबे के उत्थान से ही बना है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत जियोलॉजी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एनसीईआरटी में दिया थोड़ा बहुत, तो ब्रीफ में कि हिमालय कैसे बना है। जो मलबा उठा था टेथिस सागर का, उसी से हिमालय बना है। तो इसी संदर्भ में हिमालय की जियोलॉजी संबंध में क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी में 2019 में। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालय वर फॉसिललेस। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जो हैं जीवाश्महीन है, ये उत्तर सही है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, जो काली गंडक नदी से या फिर और भी जो नदियां हैं शिवालिक रेंज में, उसमें जो शालिग्राम हमको देखने को मिलते हैं। शालिग्राम क्या है? शालिग्राम में आप जो इम्प्रिंट्स देखते हैं वो एक्चुअली फॉसिल के ही तो इम्प्रिंट हैं, और वो जो है सब पुराने के हैं, जिस काल में हिमालय के पहले के हैं। वो जो फॉसिल्स मिले वो हिमालय के भी पहले के हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हम हिमालय का पत्थर देख रहे हैं वो कभी जो है टेथिस के मलबे के रूप में था। टेथिस के सीबेड में वो पत्थर या वो चट्टान या मलबा हुआ करता था, जो अब इतना ऊंचा उठ करके हिमालय बन गया है। बा हिमालय या शिवालिक में मानव सभ्यता के भी अवशेष मिले, सही है। तो तीनों को सही माना गया था फाइनल उत्तर कुंजी में। आंसर हो जाएगा इसमें डी। इस तरीके से हम देखते हैं करीब 70 मिलियन ईयर पहले जो इंडियन प्लेट है ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई थी नॉर्थ की तरफ, और 40 से 45 से 50 इतना ही अनुमान लगाते हैं जियोलॉजिस्ट। इस मिलियन वर्ष पहले इंडियन प्लेट जाकर के टकराती है यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। और यहाँ पर उन्मज्जन किसका होता है? हिमालय का। हिमालय का उन्मज्जन यहाँ से होता है, पूरा हिमालय यहाँ से उठते हैं। यहाँ पर टेथिस सी है, आप देख पा रहे हैं, जो टेथिस सागर है, ये बीच में जो टेथिस सी है, इसी का मलबा जो है उठ करके हिमालय बन जाता है। ये शालिग्राम आप देख पा रहे होंगे कि शालिग्राम जो हमको मिलते हैं गंडक, काली गंडक नदी से, तो ये एक्चुअली जो इनमें फॉसिल इम्प्रिंट्स हैं, फॉसिल इम्प्रिंट्स जो हैं ये उस समय के भी पहले के हैं जब हिमालय बना था। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इम्प्रिंट्स कहाँ से आए? ऑब्वियसली ये टेथिस सागर के मलबे के इम्प्रिंट्स हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन जो है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कारकोरम रेंज। अच्छा, कारकोरम रेंज जो है ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है कि नहीं है, इस पर बड़ा डिस्प्यूट रहता है। इज इट अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय और नॉट? तो इसका उत्तर हो जाएगा नो, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। महान हिमालय का हिस्सा कारकोरम नहीं है, इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन तो है कारकोरम ग्रेट हिमालय का, लेकिन ग्रेट हिमालय नहीं है। ग्रेट हिमालय जो है वो हिमाद्री है, ठीक है। ग्रेट हिमालय अगर हम बोलें किसको, किस रेंज को, तो हिमाद्री है ग्रेटर हिमालय। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कारकोरम की किस घाटी में सियाचिन दर्रा या सियाचिन ग्लेशियर स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो स्थित है वो है आपका नुब्रा वैली में। पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। गति के नियम के अनुसार
क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है, हम इसमें किस न्यूटन के नियम की बात करते हैं? तो यहाँ पर लग रहा होता है गति का दूसरा नियम, ठीक है, गति का द्वितीय नियम। इसके बाद है कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार बंदूक की गोली चलाने पर बंदूकधारी को कहाँ की ओर झटका लगता है? तो तीसरा नियम हम जानते हैं, टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। यहाँ जो एक्शन होगा इसका रिएक्शन पीछे की ओर जाएगा, तो बंदूकधारी को भी धक्का जो है अपने हाथ के पीछे की ओर लगेगा, ठीक है, पीछे की ओर, टुवर्ड्स बैकवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? ठीक, अदिश राशि यहाँ पर हो जाएगी आपकी दूरी। दूरी एक अदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है, विस्थापन। आगे हमारा सवाल है कि किसी रॉकेट की उड़ान किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट प्रोपल्शन या रॉकेट प्रणोदन अगर पूछ लें तो ये आधारित है संवेग संरक्षण के नियम पर, यानी कि ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पर यह आधारित नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जड़त्व के नियम की खोज की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैलीलियो गैली, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि दी प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो वर्क है वो किसका है? तो यह है आइजैक न्यूटन का, ऑप्शन नंबर ए। केरल का कौन सा शहर वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला सिटी बनेगा? तो कोची में ये बन रहा है, कह सकते हैं हम लोग वाटर मेट्रो, और एक अंडर वाटर मेट्रो टनल बनाई जा रही है। अंडर वाटर मेट्रो टनल जो है ये कहाँ पे बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है कोलकाता में। तो अंडर वाटर मेट्रो टनल पूछ लें भारत की सबसे पहली कहाँ बनेगी, तो उसका उत्तर कोलकाता होगा। अगर पूछ लें कि अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट सबसे पहले कहाँ बन रहा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा केरल, कोच्चि में। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें कहा गया है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक कोई जो है फोर्स उस पर ना अप्लाई किया जाए, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट्स टू नेट डिमांड एंड नेट लाइबिलिटी? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तरल संपत्ति से निवल मांग और समय दायित्वों के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है। तो इसको बोलते हैं स्वत्वमोचन या फिर विनिवेश। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? डिसइन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच द गवर्नमेंट सेल्स ऑल द मेजॉरिटी स्टेक टू वन और मोर कंपनीज एंड इट रिमेन्स एज अ माइनॉरिटी स्टेक होल्डर। तो ये जाना जाता है डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल होते हैं, म्यूचुअल फंड शामिल होता है, और इसमें पेंशन फंड भी शामिल होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में तीनों ही शामिल हो जाएंगे। आईएमआर का मतलब क्या होता है? शिशु मृत्यु दर को 1 वर्ष के भीतर प्रति 1000 शिशुओं पर शिशु मृत्यु की संख्या के रूप में जाना जाता है। 1000 जीवित जन्मों पर जितने शिशु मर जाते हैं उसी को शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इनरोल्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल ऑफ एजुकेशन टू द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन ईच लेवल। तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स के बारे में रिपोर्ट आई थी यूनेस्को के द्वारा, उसमें कहा गया है कि तीनों ही लेवल पर फीमेल स्टूडेंट का जो अनुपात मेल स्टूडेंट से बनेगा उसी को जेंडर पैरिटी इंडेक्स या फिर लैंगिक समता सूचकांक कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है माया एंजेलू किस देश के सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो यूएस के सिक्के में प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है माया एंजेलू। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का संवर्धन करने के लिए किस तिथि को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 16 जनवरी को, ठीक है, 16 जनवरी। किस राज्य के कुंबलंगी गांव में भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनी है? मतलब कुंबलांगी विलेज जो है इंडिया फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन गया। ये कहाँ पे है कुंबलांगी? तो कुंबलांगी विलेज है केरल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी केरला। उसके बाद मानाउरू मानाबाड़ी प्रोग्राम जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स अक्रॉस द स्कूल। तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किस राज्य की सरकार ने मानाउरू मानाबाड़ी स्कीम शुरू की है? तो ये शुरू की है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कि मंदम मंजप्पई स्कीम ये किस लिए शुरू की गई है? मंदम मंजप्पई स्कीम शुरू की गई है तमिलनाडु में, जिससे कि एसयूपी सिंगल यूज प्लास्टिक्स को जो है खत्म करने में मदद की जा सके, यानी कि कपड़े की थैलियों का उपयोग करने के लिए प्रमोट किया जाएगा, सिटीजन्स को इनकरेज किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर बैन का नोटिफिकेशन अगस्त 2021 में आया था, और ये बैन जो है इफेक्ट में कब से आया है, कब से बैन लागू हुआ है? अगर हमसे एग्जाम पूछ लें तो तब इसका उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022। ये दोनों डेट्स ध्यान रखिएगा, कभी कभी बीपीएससी जैसे जो पेपर्स होते हैं ये एग्जैक्ट डेट्स भी पूछ लेते हैं।